हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अध्याय 12 पढ़ेंगे। इसके ठीक पहले का जो लेक्चर था, ठीक है, उसमें लेक्चर नंबर 20, उसमें हम लोगों ने संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं थी, अर्थात जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, जिसमें 3 कैटेगरी थी: संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य लोक सेवाएं, माने राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, तो वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 12, जो है इलेक्शन के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है ये। ठीक, इलेक्शन के बारे में इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप देख लीजिए। इलेक्शन के बारे में पूरा का पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड सहित निर्वाचन आयोग क्या है, कब गठन हुआ, उससे संबंधित क्या क्या फैक्ट हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, जो सवाल पूछे जाते हैं उससे, टर्म कंडीशंस, आयोग के क्या कार्य हैं, ये सब कुछ, और कैसे राजनीतिक पार्टियों को, ठीक है, मान्यताएं दी जाती हैं इनके द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय दल का या फिर राज्य स्तरीय दल का। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और जो चुनाव से संबंधित प्रमुख समितियां हैं, ठीक है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आता है, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि तारकुंडे समिति है, दिनेश गोस्वामी बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये इस तरीके के संतानम समितियों के, अर्थात इस तरीके से पढ़ते हुए देखेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे यूनिक पॉइंट, क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अध्याय 12। ठीक, तो चैप्टर 12 है निर्वाचन या इलेक्शन के बारे में। इससे सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। अब यहाँ से मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिलैक्स मोड में आकर के एक बार बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, बार बार नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं निर्वाचन से संबंधित, ठीक है, कुछ पृष्ठभूमि। तो इलेक्शन के बारे में अगर पूछा जाए तो सारे 22 भाग पढ़ा चुका हूँ आपको। उसमें आप देखेंगे तो 15 है, भाग 15 में इलेक्शन के बारे में उल्लेख है। और आर्टिकल इसका रटे रहिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका आर्टिकल का जो रेंज है 324 से 329 तक, इसे रटे रहिएगा। ठीक है, 329 तक क्यों? क्योंकि 330 से शुरू हो जाएगा कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान, जैसे 30 और अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में क्या है, लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में क्रमशः, ठीक है, SC ST की सीटों का आरक्षण। तो वहाँ से माने एक कहने के ये तात्पर्य है कि 330 जैसे ही आएगा वो क्या है, ठीक है, विशेष वर्गों माने SC ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन से, माने वो एक अलग पार्ट शुरू हो जाएगा। ओके, तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें यहाँ से इनका आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है, अब रटना है। आगे देख लीजिएगा, इसमें पृष्ठभूमि है कि मत देने अथवा निर्वाचन हेतु निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। यह बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि जैसे आप चुनाव में खड़े होते हैं, इस बात का अधिकार, या आप जो वोट डालने का आपका अधिकार है, क्या वो एक संवैधानिक अधिकार है? तो अगर किसी आर्टिकल में इस बात का उल्लेख होता कि आपको इस आर्टिकल के तहत जो है, ठीक है, निर्वाचित होने का अधिकार है या चुनाव में मतदान करने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, अगर इस तरीके का उल्लेख होता तो क्या हो जाता, वह एक संवैधानिक अधिकार होता, जबकि ये क्या है, विधिक अधिकार है। क्या है ये? विधिक अधिकार है, ये लीगल राइट है। यही सवाल आपसे पूछा जाता है। तो मतदान करना, ठीक है, या निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है, विधिक अधिकार है। ठीक, आगे देख लीजिएगा, भारत में निर्वाचन प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? तो भारत में निर्वाचन की जो प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देख लीजिएगा, निर्वाचन आयोग के बारे में है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। अर्थात आप देखेंगे कि देश में जो चुनाव होते हैं, ठीक है, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो राज्य विधानसभाओं का हो, और चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, इन सभी के
चुनाव की मॉनिटरिंग करना, चुनाव कराना, मतगणना कराना, उसका रिजल्ट देना, ये सारे काम कौन करता है? तो भारत का चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, बस इतना यहीं पर ध्यान रख लीजिएगा कि जो स्थानीय स्तर पे जो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत सरकारें आती हैं, जैसे पंचायतें, ठीक है, पंचायतें और नगर पालिका माने ये जो स्थानीय स्तर की गवर्नमेंट होती है, इसका जो चुनाव होता है पंचायतों और नगर पालिकाओं का, इसी का और मात्र इसी का निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, जबकि बाकी सभी प्रकार के निर्वाचन देश में कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। क्लियर? तो अब ये फैक्ट आगे फिर रिपीट हो जाएगा। तो अब हम पढ़ने क्या वाले हैं? इलेक्शन कमीशन के बारे में, निर्वाचन आयोग। तो रटे जाइए यहाँ पर, अब ध्यान से समझते जाएंगे और रटते जाएंगे। इसका प्रावधान अगर देखें, निर्वाचन आयोग की बात किस में की गई है? तो अनुच्छेद 324 में। याद कर लीजिए, आर्टिकल 324 आर्टिकल में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। आप देखो ना, ऊपर लिखा है ना, इलेक्शन कमीशन का जिक्र इस आर्टिकल में है, इसलिए है एक वैधानिक अधिकार न होकर के कैसे है? संविधान में उल्लेख है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? संवैधानिक निकाय है। और स्वतंत्र इसलिए रखा गया है, ठीक है, स्वतंत्र इसलिए रखा गया है ताकि जो भी रूलिंग पार्टी है या रूलिंग जो सत्ता में सरकार है, ठीक है, जो सत्ता में सरकार है, उसका जो है निर्वाचन आयोग में क्या है? प्रभाव न पड़ सके। अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा तो अगर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा, प्रभाव ज़्यादा रहेगा तो क्या होगी? बेईमानी होगी। और अगर बेईमानी हो गई निर्वाचन में, तो भारत जैसे देश या किसी भी देश की जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे वो ऑटोक्रेसी की तरफ जाएगी और धीरे धीरे वो डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाएगी। ठीक, तो इसलिए निर्वाचन आयोग कैसा है? संवैधानिक है और स्वतंत्र है। इसीलिए संवैधानिक भी याद रखना, अगर ये संवैधानिक न होता और वैधानिक होता या सरकार की इच्छा पर होता, तो सरकार अपनी सुविधा के अनुसार क्या करती? इसमें समय समय पर बदलाव करती जाती, और जब बदलाव करती तो वो क्या हो जाता? वो अपने हित में चुनाव कराते। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने क्या है? पहले से ही अपनी समझ के आधार पर क्या किया था? इसे स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय बना दिया। क्लियर हो गई बात? आगे देखिएगा, संवैधानिक निकाय है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी 1950 में से 25 जनवरी को होने की वजह से ही 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके, आगे देख लीजिएगा, निर्वाचन आयोग का मुख्य कर्तव्य क्या है? माने मुख्य कर्तव्य या कार्य क्या है? तो देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराना इसका क्या है? मूल कर्तव्य है। ठीक है, और कौन कौन से निर्वाचन कराता है? तो संसद, ठीक है, किसका चुनाव कराती है? संसद, राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अधीक्षण, सुपरिंटेंडेंट, निर्देशन, डायरेक्शन, कैसे कैसे चुनाव होगा, और नियंत्रण, कंट्रोल करना, यह सारा कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग। संसद जब भी लिखा जाए तो इसका क्या मतलब होता है? संसद अगर लिखा जाए तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों ही अभिन्न अंग होते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग देश में क्या है। अभी एकदम एग्जैक्ट बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि निर्वाचन की सारा कुछ, सभी प्रकार के निर्वाचन यही कराता है भारत का निर्वाचन आयोग, सिवाय पंचायतों और नगर पालिकाओं माने स्थानीय स्वशासन की सरकारों का चुनाव छोड़ करके। बस हो गया सवाल, तो बार बार क्यों ही सोचना है। आगे देखिएगा, संरचना माने संरचना का तात्पर्य है कि निर्वाचन आयोग किन से मिलकर के बनता है। तो उसमें पहले जानते हैं, एक हिस्ट्री बता देता हूँ। सबसे पहले निर्वाचन आयोग एक सदस्य था,
माने एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, बाकी बस, ठीक है। लेकिन आगे चल करके सबसे पहली बार, ये पेपर में प्री में आया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, सबसे पहली बार बहुसदस्यीय माने एक सदस्य से अधिक सदस्य सबसे पहले कब किया गया था, तो 1989 में निर्वाचन आयोग को सबसे पहले बहुसदस्यीय कब बनाया गया, तो 1989 में। फिर आगे चल करके फिर से सिंगल एक सदस्यीय कर दिया गया, फिर आगे चल करके 1993 में फिर से क्या कर दिया गया, बहुसदस्यीय कर दिया गया। वर्तमान में आप देखेंगे तो इसमें कुल कितने सदस्य होते थे, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। माने कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, वो कौन करता है, उसकी संख्या को तय कौन करता है, ठीक है, निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बस इतनी बात आपको याद रखना है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कितनी है, 3 सदस्यीय है, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक। तो इसकी निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल में, 324 में है। कितने इसकी संरचना में कौन कौन है, तो 3 सदस्य है वर्तमान में। चुनाव आयुक्त के बारे में देख लीजिए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी जो अधिनियम है, ठीक है, तो माने इनकी नियुक्ति संबंधी क्या अधिनियम है, तो 2023 में, ये एकदम लेटेस्ट है कि 2023 में इसकी नियुक्ति संबंधी जो अधिनियम पास किया गया है सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें ये किया गया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, 3 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसमें 3 सदस्यीय समिति के रिकमेंडेशन पर होगा। तो 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होगा, तो एक प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष का नेता, ठीक है। इसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। इसके पहले अगर आप बात करें, ठीक है, तो प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक कौन होता था, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हुआ करता था, ठीक है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 23 में संशोधन करके एक प्रधानमंत्री, दूसरा कैबिनेट मंत्री और तीसरा विपक्ष का नेता। अगर अब इसमें आप देखोगे तो प्रधानमंत्री सत्ता दल का नेता है और कैबिनेट मंत्री कौन है, मंत्रिपरिषद का जो सबसे मेन पार्ट कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है, जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को मिलकर बनता है, और उसे कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को कौन सिलेक्ट करता है, बनाने की सलाह राष्ट्रपति कौन देता है, तो यही पीएम ही देता है। माने कैबिनेट जो मंत्री है, ठीक है, कैबिनेट जो मिनिस्टर है, वो भी क्या है, इसी के एडवाइस वाला है, पीएम के। तो आप सोचो, ठीक है, कि ये क्या बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी वाली व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। तो आपको नज़र आएगा नहीं, ये बल्कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन्हें क्या है, उन्हें क्रमशः कमज़ोर किया गया है, अपेक्षाकृत कमज़ोर किया गया है। क्योंकि एक तो पीएम साहब खुद, दूसरे उन्हीं की एडवाइस पर काम करने वाले एक कैबिनेट स्तर के मंत्री, और तीसरा विपक्ष का नेता। तो विपक्ष का नेता अकेले ही क्या उखाड़ लेगा, ठीक है। तो 2-3-2-1 के रेशियो से तो पास ही हो सकता है, और 2 लोग एक ही तरफ हैं, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे। तो इसीलिए कभी कभी एक बात ध्यान से समझना, जब बहुत अच्छी पॉलिटी, आप ट्रांसपेरेंट पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि देश में क्या है, देश में पूर्ण बहुमत की सरकार, फुल फ्लैश की सरकार होना देश के लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या है, उसका कुछ निगेटिव पहलू भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसके पास क्या है, संविधान में संशोधन करने की बहुत अच्छी पावर होती है, मैंडेट होता है। इसीलिए वो संस्थाओं को क्या कर सकता है, कमज़ोर भी कर सकता है। जैसा कि एक उदाहरण आपको ये देखने को मिला। साथ ही साथ आप आगे चल कर के मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आरटीआई एक्ट जो मिलेगा आपको, आरटीआई एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इस गवर्नमेंट के द्वारा देश का सबसे
आम जनमानस को सबसे एम्पावर करने वाली जो जो एक्ट था आरटीआई एक्ट, उसे इस सरकार के द्वारा सबसे कमज़ोर किया गया है। जब हम आरटीआई एक्ट पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। पदावधि एवं पद से हटाया जाने, माने निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात आपको कर ही दिया कि 3 सदस्यीय समिति के रिकमेंडेशन पे होता है। ठीक है, अब हम कहें कि उनके पदावधि क्या होगी, कितने साल काम करेंगे, और अगर उन्हें हटाना हो तो कैसे उन्हें हटाया जा सकता है, इस बात का जिक्र संविधान में कैसे है। तो पदावधि की बात कर ले तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, ये सब प्री में बहुत आते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष कार्य करता है। कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं 6 वर्ष या 62 वर्ष होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था किसके बारे में, लोक सेवा आयोग के, ठीक है, मुख्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य की बात हो रही थी। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त तो 662 हो रहते हैं और मुख्य जो होते हैं 665 रहते हैं। अगर पदावधि के पूर्व अगर ये अपने आप का पद रिक्त करना चाहें तो राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है, इसीलिए राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए कि इन्हें पद से हटाया अगर जाना पड़े तब कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में आप देख लो, ये सवाल आपसे इम्पोर्टेंट है। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है उसके पद से तो हटाए जाने की प्रक्रिया कैसी होगी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान होगा। इसका मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा माने संसद के दोनों सदनों में क्रमशः 2/3 अर्थात विशेष बहुमत से विधेयक को पास करने के पश्चात ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है कार्यकाल के पूर्व। और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त 2 हैं, अगर उन्हें हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह या सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें सामान्यतः हटाया जा सकता है। आयोग के कार्य एवं शक्तियों की बात करें, अर्थात निर्वाचन आयोग का क्या काम है और क्या शक्तियां हैं। कार्य हमने मुख्यतः बता ही दिया कि वो क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद अर्थात लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों अर्थात राज्य विधानमंडलों माने जैसे संसद है, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं क्योंकि विधायिका है संसद, ऐसे विधानमंडल विधायिका है, इसलिए इसमें क्या आएगा, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, समझ गए ना। तो इन सभी का निर्वाचन कराने का कार्य या चुनाव कराने का कार्य किसका है, निर्वाचन आयोग का। और क्या काम कराता है देखिए, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना इनकी क्या है, इनका मुख्य कार्य है। और क्या करता है, मतगणना एवं परिणाम घोषित करना भी इसका प्रमुख कार्य होता है। अन्य महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियों की बात करें जो पेपर के लिहाज से काफ़ी पूछे जाते हैं, अब उधर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार आता है सवाल। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, डिलिमिटेशन। अच्छा, इसका एक सिंपल बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो देखो, जब जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में जब जनगणना होती है तो किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ती है, अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं की अपेक्षाकृत कम बढ़ती है, कहीं की घटती है। तो इस प्रकार से अगर जनसंख्या ही बढ़ जाए, ठीक है, माने जनसंख्या डेमोग्राफी में अंतर आ जाता है, तो इस कारण से क्या है, वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद की सीटों की संख्या में क्या आ जाएगा, बदलाव करना होगा ना। समझ पा रहे हैं। जैसे एक बहुत अच्छे से उदाहरण आप देखो तो जैसे अभी नई जो भारत की संसद बनी है, जो नई भारत की संसद बनी है, तो उसमें क्या है, उसमें आपने देखा ना कि सीटों की संख्या क्या है, पहले की तुलना में 1200 से भी ज़्यादा सीटों की संख्या क्या है, आई थिंक 1288 क्या ऐसे कुछ है। तो इतनी सीटों की संख्या का क्या है, उसमें बैठने की व्यवस्था की गई। क्यों? क्योंकि जब 2023 की जनगणना कराई जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद जब परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा तो जनसंख्या के आधार पर जब सीटों में बदलाव किया जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान
परिषद की सीटों की जब संख्या में परिवर्तन किया जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, सीटों की संख्या संसद में बढ़ेगी। तो उसी को जो है शामिल करने के लिए है तो यह व्यवस्था की जा रही है। समझ गए ना। तो प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना होती है उसके बाद डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और इस परिसीमन आयोग का सामान्यतः, ध्यान से सुनना आप, सामान्यतः जो हो इसका अध्यक्ष होता है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है, सामान्यतः। इसका मतलब विषम परिस्थिति में उसके अलावा भी किसी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ से रट लो, परिसीमन आयोग के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आता है। प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना के पश्चात संसद द्वारा, किसके द्वारा, संसद द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और क्यों किया जाता है बता ही दिया। ठीक है। फिर से सीटों की संख्या किस में कितनी और होनी चाहिए, किस में कितनी नहीं, उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए। और इसकी संरचना माने परिसीमन आयोग की संरचना माने किससे किससे मिलकर के बनती है, कौन कौन उसमें होता है। तो सामान्यतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका पदेन अध्यक्ष होता है, बता चुका। विषम परिस्थिति में इसके अलावा दूसरा भी कोई इसका पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 2 सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अगर इसकी संरचना अच्छे समझ जाएंगे तो इसके बारे में आगे भी आप समझ जाएंगे। देखो, इसके अतिरिक्त 2 सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं तथा प्रत्येक राज्य से 2 या 7 प्रतिनिधि, प्रत्येक राज्य से 2 या 7 प्रतिनिधि माने विधायक, ठीक है, प्रतिनिधि क्या होते हैं, जो चुने जाते हैं। तो इस तरीके से इन्हें मिल करके क्या है, परिसीमन आयोग की संरचना होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो पदेन अध्यक्ष होता है, इसके अतिरिक्त 2 सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक राज्यों के 2 अथवा 7 प्रतिनिधि होते हैं। इन्हीं का समूह मिलकर के डिसाइड करता है कि नई जनगणना के अनुसार किस राज्य की कितनी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या या विधानसभा विधान परिषद की सीटों की संख्या अधिकतम हो सकती है। यूनिक पॉइंट की बात कर ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, यूनिक पॉइंट का मतलब होता है उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसे रटना है। ठीक है। और मैं तो मानता हूँ कि एज ए ऑफिसर आप पढ़ते हैं तो आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, एक अच्छे ओपिनियन के साथ पढ़ते हैं तो रटते भी होंगे। तो यहाँ पर देखिए, संसद द्वारा अब तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। रट लो आप, कितनी बार, 4 बार। और कौन कौन से, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। और आने वाले भविष्य में जब 2023 की जनगणना जब हो जाएगी, उसके बाद जब भी रिजल्ट जनगणना का आएगा, लगभग 2 साल 18 महीने के बाद ही, माने 2 साल के लगभग में आता है। उसके बाद जब डिलिमिटेशन का गठन किया जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि 5वां परिसीमन आयोग का गठन हो चुका होगा। परिसीमन आयोग यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। इसीलिए तो ये यूनिक पॉइंट में लिख दिया, उन्हें वैसे लिख देता। परिसीमन आयोग के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। माने कोई ये नहीं कह सकता है कि इस राज्य को इतनी सीटों का एलोकेट किया गया है इनके द्वारा, ठीक है, इतनी राज्यसभा सीटें दी गई, इस बात का कहीं भी किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और ना ही लोकसभा अथवा किसी विधानमंडल के द्वारा इसके निर्णय में संशोधन किया जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना। तो इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्लियर होगी बात। आगे देख लीजिएगा। तो डिलिमिटेशन के बारे में उसकी संरचना देख लिया, उसके कार्य देख लिया, कब गठित किया जाता है वो देख लिया। और निर्वाचन आयोग का अन्य कार्य क्या होता है, मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना माने जो लोग जो है मर जाते हैं उनके नाम काटना, जो लोग 18 साल की उम्र पूर्ण करते हैं उनको मतदाता सूची में शामिल करके उनको वोट देने का अधिकार दिलाना। ठीक है। ये काम कौन करता है, यह काम निर्वाचन आयोग भी करता है। हम आप देखो बिल्कुल देश में इस घटना को बहुत बार देखते हैं। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का कार्ड भी आपने बनवाया होगा। ठीक है। तो इस तरीके से कोई बड़ी बात इसमें नई बात नहीं है। ठीक है। तो आयोग के द्वारा लोकसभा अथवा विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव या मध्यावधि मिड टर्म जो इलेक्शन होते हैं उससे पूर्व 18 वर्ष की आयु
पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करते हुए मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, यह अनुच्छेद 326 के तहत, इसका मतलब यही है 326 आर्टिकल जो ये कहता है कि अगर आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो आप मतदाता सूची में, 326 ही आर्टिकल कहता है, तो मतदाता सूची में आप नाम दर्ज कराने अर्थात मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए क्या है, आप एलिजिबल हैं, आपका अधिकार है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो 326 में तो मतदाता सूची भी तैयार करता है। देखो यहाँ पर आप मध्यावधि जो चुनाव मिड टर्म, वो आगे हम लोग आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं करते हैं। आगे देखिएगा, और निर्वाचन आयोग क्या काम करता है, परिसीमन आयोग का गठन किया करता है, डिलिमिटेशन करता है। दूसरा अपने मतदाता सूची तैयार करता है, देख लिया। तीसरा आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। आपने सुना होगा कि वर्तमान में जो है, इसके पहले, ठीक है, टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हुआ करती थी। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 3 राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा छिन गया। ठीक है, और एक को नई राष्ट्रीय पार्टी का, आप आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला। 3 बाहर हो गई, 1 अंदर हो गई। टोटल 8 थी तो 3 गई बाहर, 5 हो गए बचे, और 1 को नया मिला तो 6। तो टोटल वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो 6 नेशनल पार्टीज हैं, माने 6 राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल हैं। ठीक है, और 50 से ज़्यादा क्या है, लगभग 60 के आसपास क्या है, क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हैं, माने क्षेत्रीय स्तर के दल हैं। तो यह राष्ट्रीय स्तर का दल कौन होगा, या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कौन होगा, या क्षेत्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा किसे मिलेगा, ये भी कौन तय करता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन यहाँ से सवाल बहुत बहुत अच्छे लेवल के सारे एग्जाम में बहुत बार आता है भाई, इसे आपको मेहनत करके रटना पड़ेगा। देखो, निर्वाचन आयोग के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये रटे रहना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A, ये धारा मत याद करना, लेकिन ये याद रख लेना कि निर्वाचन आयोग के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत धारा 19 के 1 के तहत राष्ट्रीय दल अथवा राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल के रूप में किसी भी पार्टी को मान्यता देने का कार्य कौन करता है। ठीक है, कौन करता है, निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग। अब आप कंडीशंस देखो, पेपर में यही सवाल ज़्यादा आता है कि आखिर में वो आवश्यक दशाएं या आवश्यक वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसे फुलफिल करने पर किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा या क्षेत्रीय स्तर अर्थात राज्य स्तर का दल का दर्जा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर, अगर राष्ट्रीय स्तर के आपकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलना है, प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको 3 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। यह सवाल बहुत बार आता है, ध्यान से सुनना। पहला क्या है, पहला है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त किया हो, साथ ही साथ किसी राज्य या राज्यों से कम 4 लोकसभा सीटें जीता हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है या विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है, उसका जब आम चुनाव होता है तो आपकी पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में टोटल जितने वैलिड वोट पड़ते हैं उस वैलिड वोट का 6% वोट पाया हो, और चाहे एक राज्य में अथवा कई राज्यों में मिलाकर के कम से कम 4 लोकसभा सीटें अगर जीता हो, ठीक है, माने 6% वैध वोट, और एक या अधिक राज्यों में से कुल मिलाकर के 4 लोकसभा सीटें अगर दोनों एक साथ आप फुलफिल कंडीशन करते हैं, तब आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपकी पार्टी को दिया जा सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर कंडीशन ये फुलफिल करते हैं कि लोकसभा में कम से कम 2% सीटें, अर्थात, ठीक है, अर्थात कुल 543 सीटें हैं लोकसभा में, तो उसका कुल अगर 2% माने लगभग 11 सीटें, अगर 543 का 2% सीटें अर्थात 11 सीटें अगर इसमें से जो कम से कम 3 राज्यों से हों, माने एक राज्य में अगर 11 सीटें आप जीत जाएं लोकसभा की,
ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा आपकी पार्टी को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही 11 सीटें कुल 3 या 3 से अधिक, कम से कम 3 राज्य माने 3 या 3 से अधिक राज्यों में से अगर आप सीटें जीत करके 11 सीटें आते हैं, तब आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तीसरा अगर कंडीशन देख लीजिए, कम से कम 4 राज्यों में अगर किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय स्तर माने राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है, तो भी उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो सकता है, माने दिया जा सकता है। इस आधार पर, तीसरे के आधार पर जानते हैं, आप पढ़ेंगे तो आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, इसे जो राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा दिया है या प्राप्त किया है इसने, वो इसी थर्ड वाले कंडीशन पे पाया है। माने उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या था, उसे राज्य स्तरीय का दर्जा प्राप्त था, इसीलिए उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, इसमें जानते हैं राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उन्हें काफ़ी लाभ होता है। उन्हें अपने बजट का, माने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने का मौका मिलता है, तो चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा ध्रुवीकरण कर पाते हैं, पोलराइज कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास अन्य पार्टियों की तुलना में उन्हें पैसा खर्च करने का अधिकार ज़्यादा मिलता है। और इनके पास क्या है, स्टार प्रचारक की संख्या ज़्यादा हो जाती है, माने इनके पास 20 स्टार प्रचारक ही घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके पास काफ़ी एज मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। और देख लीजिए, अगर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा आपको प्राप्त करना है तो आपको 4 कंडीशंस अगर फुलफिल करते हैं, तो चारों कंडीशन के अलग अलग फिल करने के दौरान भी आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा आपको दिया जा सकता है। पहला देख लीजिएगा कि अगर लोकसभा या विधानसभा में वैध मत का, ध्यान से सुनना यहाँ, लोकसभा या विधानसभा में वैध मत का 6% अगर प्राप्त किए हों, साथ ही साथ विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त किए हों, ठीक है, तो आपको, जैसे अभी आपने क्या पढ़ा इसके पहले आपने पढ़ा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए, ठीक है, कि 6% वैध वोट का वैध मत प्राप्त किए हों, साथ ही साथ कम से कम 4 लोकसभा सीटें हों, तब राष्ट्रीय, समझ गए ना। यहाँ पर क्या है, वैध मतों का 6% मत प्राप्त किए हों और कम से कम 2 विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त की हों, तभी राज्य स्तर का पार्टी का दर्जा आपको दिया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है, देखिए, विधानसभा की कुल सीटों का कम से कम 3%, कम से कम 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हैं अगर प्राप्त करते हैं तो भी आपको दिया जा सकता है। इसके पहले आपने राष्ट्रीय स्तर के लिए क्या पढ़ा था कि 2%, कुल लोकसभा की 2% सीटें, अर्थात 543 का 11 सीटें अगर 3 या 3 से अधिक राज्यों से जीत के आते हैं, तब राष्ट्रीय स्तर का। आगे देख लीजिएगा, तीसरी कंडीशन, राज्य की लोकसभा सीटों के प्रत्येक 25 सीटों पर 1 सीट अगर जीत के आते हैं तभी, माने जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 80 सीटों में प्रत्येक 25 सीटों पर 1 सीट जीत रहे हो, तो 25 सीटें, फिर 25 सीटों पर 1 सीट कम से कम जीत रहे हो, फिर 25 सीटों पर 1 सीट कम से कम जीत रहे हो, तो 25 तियाँ 75, 5 80 हैं, माने 3 सीटें या 4 सीटें अगर आप जीतते हैं, दिन आपको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। समझ गए ना। अगला देखिएगा, चौथी कंडीशन ये है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में अगर टोटल वैध मतों का 8% अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, तब भी आपको राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल के लिए आपको मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, देखो ये एक बार में याद नहीं होगा, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आप इसका क्या कर लो, आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर के क्या है, एक दिन मन लगा करके रट लेंगे, 10 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग का काम क्या है, निर्वाचन आयोग का अन्य कार्य में देखें तो निर्वाचन का संचालन करना, कि कैसे कैसे निर्वाचन होगा उसको मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये वाली इम्पॉर्टेंट है,
5वीं लाइन कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी कौन प्रदान करता है, ठीक है, चुनाव चिन्ह भी प्रदान निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। और अर्ध न्यायिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आप ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में बहुत बार देखोगे और बहुत बार, इसे रट लो आप प्लीज़, ठीक है। ये माने निर्वाचन आयोग क्या है, एक अर्ध न्यायिक संस्था की तरह भी काम करता है, क्वासी जुडिशियल की तरह भी कार्य करता है, अर्ध न्यायिक कार्य करता है। अर्ध न्यायिक माने आधा न्याय जैसा, माने कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे क्या है, किसी की एलिजिबिलिटी को भी तय करता, माने डिसक्वालीफाई करने का भी काम करता, माने उसे न्याय निर्णय देने का काम करता है, तो इसे ही अर्ध न्यायिक कहते हैं। इसमें क्या क्या है पढ़ चुके हैं आप, गला सूख जा रहा है। इसमें देखो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको याद कराता हूँ, याद आ जाएगा। देखो, अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 102, खास करके अनुच्छेद 102 में, अनुच्छेद 102 में वो आधार लिखे हैं जिन जिन आधारों पर किसी को क्या है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। माने अयोग्य घोषित किए जाने के जो आधार लिखे हैं वो किस में लिखे हैं, वो लिखे हैं 102 में। ये लोकसभा सदस्य, माने ये लोकसभा सदस्यों के लिए, माने संसद के सदस्यों के लिए। ऐसे ही इसी में से 102 में से मैं आपको पढ़ाया था, याद है आपको, थोड़ा जोर डालिए दिमाग पे आ जाएगा। 102 में संसद के सदस्यों की अयोग्यता के लिए वो सारे पॉइंट लिखे हैं, किन किन आधार पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। और इसी में से एक घटाओ, 2 में से एक घटाओगे तो क्या आएगा, 1, 0 में से एक घटाओगे तो आएगा 9, और एक ही आगे लिखना है। 101 में क्या है, राज्य विधानमंडल के बारे में है, किसके बारे में, विधानमंडल। और जब विधानमंडल कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाते हैं। माने 102 में संसद के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई होने के आधार हैं, और 191 में क्या है, विधानमंडल के सदस्यों को। लेकिन इन आधारों पे 102 या 191 के आधारों पर उनके क्रमशः सदस्यों को अगर डिस्क्वालीफाई का आधार मिल जाता है तो फाइनली बात आती है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई करेगा कौन और किसके रिकमेंडेशन पे करेगा। ये बात यहाँ पर लिखी है, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई 102 के तहत संसद का सदस्य डिस्क्वालीफाई होता है तो अनुच्छेद 103 के अंतर्गत अगर वो डिस्क्वालीफाई होने को उसको आधार मिल जाए, तब अनुच्छेद 103 के तहत संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण यही भारत के निर्वाचन आयोग के रिकमेंडेशन या सिफारिश या सलाह के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। समझ गए ना, ये पढ़ा चुका हूँ, अब आप जोर डालोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई राज्य विधानमंडल का सदस्य है जो 191 में लिखी बातों के आधार पर वो क्या है, अयोग्य घोषित होने के आधार तो मिल जाता है, तब आधार जब मिल जाएगा तब अनुच्छेद 192 के तहत यही भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिश, सलाह, एडवाइस, सुझाव पर ठीक है, राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा, उसे सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाएगा। क्लियर। अगला देख लीजिएगा, इसका काम क्या है, तो चुनाव को रद्द कराना। जैसे कहीं पर पहले, अब तो नहीं होता है, अभी भी कहीं कहीं हो जाता है, ठीक है। जैसे चुनाव रद्द कराने का मतलब कहीं पर पहले बूथ कैप्चरिंग बहुत ज़्यादा होती थी, चुनाव को रद्द करना, या आज भी कहीं पर गड़बड़ी होती है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी एक जगह है मिर्ज़ापुर में ही, यहीं पे, ठीक है, मिल्कीपुर आई थिंक ऐसा ही कुछ था, वहाँ पर क्या है, इलेक्शन को रद्द कर दिया गया था, फिर से चुनाव हुआ। तो इस तरीके से चुनाव को रद्द करना गड़बड़ी की स्थिति में भी कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, तथा उपचुनाव या बाई इलेक्शन करने का कार्य भी कौन करता है। हम लोग देखेंगे कि मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन या बाई इलेक्शन क्या होता है, आगे देखेंगे। अन्य कार्य की बात करें कि निर्वाचन आयोग और क्या काम करता है, तो आचार संहिता, एक आदर्श आचार संहिता तैयार करता है। आचार संहिता यहीं बता देता हूँ, अलग से नहीं लिखा हूँ, इसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट।
एक आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे एक सिंपल सी बात है कि घर में माता पिता क्या है, एक गाइडलाइन बनाते हैं, मतलब कुछ बातों का ओरली ही क्या है, एक नियम, मतलब कुछ बातों का एक निर्देश बना देते हैं कि सभी बच्चे, माता पिता, दादा दादी खाने पीने से लेकर के आने जाने, इन सब का क्या है, इतनी बातों का ध्यान रखेंगे जिससे एक आदर्श परिवार चल सके। ऐसे ही ठीक एक देश में अच्छी डेमोक्रेसी के लिए निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। तो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए ठीक है और सभी चुनाव में भाग लेने वाले सभी कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करने की नीयत से आचार संहिता का निर्माण किया जाता है, ताकि अगर आप कम पैसे वाले हैं, ठीक है, तो कोई क्या है अधिक पैसे वाला है तो शराब, पायल, साड़ियाँ, दारू, मीट, मांस इत्यादि को बांट करके क्या है मैनिपुलेट ना कर सके, ध्रुवीकरण ना कर सके। ठीक है, यह देखो व्यवहारिक में क्या चलता है दुनिया जानती है। एन दिन पे कितने लोग ठरका लगा करके वोट डाल देते हैं, वो सब जानता है, संसार जानता है। लेकिन ये आचार संहिता इसीलिए होती है कि अगर इसका वायलेशन करेंगे तो जो एक जेन्युइन कैंडिडेट है जिसके पास कम पावर है या कम पैसा है, ठीक है, तो उसको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रदान करने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, एक अच्छे डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए आचार संहिता का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार इसके आधार पर डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है इसके आधार, ठीक है, जो उल्लंघन करता है। और कुल खर्च की राशि भी तय करता है कि माने कौन सी पार्टी अधिकतम कितना खर्च कर सकती है या प्रति कैंडिडेट पे कितना खर्च अधिकतम किया जा सकता है, यह भी डिसाइड इसके द्वारा किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में क्या है करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए उस दौरान क्या है चुनाव के दौरान पकड़े जाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है सब पैसा इधर उधर जाता रहता है। अगला देखिएगा राजनीतिक प्रशिक्षण इत्यादि भी यही काम करता है। आपने देखा है ना अक्सर, जैसे सी विजिल है, ठीक है, सी विजिल है, ऐप है, ठीक है, या आपने देखा होगा ढेर सारे ऐप, ढेर सारे मूवमेंट, ढेर सारे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है निर्वाचन आयोग। क्यों बनाता है? ताकि लोगों को पॉलिटिकली क्या किया जा सके, राजनीतिक साक्षर बनाया जा सके, लोगों में जन जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने आए और अपने अधिकारों को समझते हुए वो एक अच्छे हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए चुनाव में भाग ले सकें। ये सब भी काम करता है। अगला देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या लिखा है यहाँ पर, चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ, ठीक है। इससे दो सवाल आते हैं, दोनों सवाल को ध्यान से सुन लीजिएगा। बस एक बात यहाँ पर, अगर चुनाव कराने की जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन जो गजट करने के लिए निकलता है, अधिसूचना माने चुनाव कराया जाए। अधिसूचना माने क्या होता है, सर्वसाधारण के लिए निकाली जाती है, पूरे देश के समस्त नागरिकों के लिए निकाली जाती है अधिसूचना या नोटिफिकेशन, कि माने अब जो है चुनाव कराया जाए। तो इस बात माने अधिसूचना, चुनाव कराए जाने का नोटिफिकेशन कौन निकालता है? तो अगर लोकसभा, राज्यसभा माने केंद्र स्तर पर चुनाव है तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है, और अगर विधानमंडल का स्तर पर चुनाव होना है तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है। ध्यान से समझना। जबकि मतदान करने की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। यही अंतर है। यही सवाल बार बार आता है, यही घुमा घुमा के पूछता है। ध्यान से सुनना, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, अधिसूचना केंद्र के स्तर पर अगर होना है तो अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य विधानमंडल का स्तर पर चुनाव होना है तो अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा। जबकि मतदान की तिथियों की घोषणा कि कितने चरण में होगा, किस किस दिन मतदान होगा, ठीक है, जैसे इस बार लोकसभा के 7 चरणों में हुए थे चुनाव, तो इस तरीके के वो चरण और किस किस दिन होंगे चुनाव, इस बात की घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। जबकि अधिसूचना राष्ट्रपति और राज्यपाल क्रमशः
केंद्र और राज्य के स्तर पर करते हैं। यहाँ से सवाल बहुत बार आता है, इसे रटना पड़ेगा आपको। इस कैसे कैसे आते हैं, देखो मैच द फॉलोइंग करके आया है इस डेट के साथ, ठीक है, और कौन सा मिसमैच है इसके आधार पर आया है, और ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 3, इस तरीके से मैच दी फॉलोइंग भी आया है, क्रोनोलॉजी में भी आया है, और इंडिविजुअल भी आया है कि किस समिति के रिकमेंडेशन पर 21 वर्ष से उम्र घटा करके मतदान की 18 वर्ष कर दी गई, या ईवीएम या मतदान के लिए जो पहचान पत्र वोटर आईडी का कॉन्सेप्ट है वो किस समिति ने के रिकमेंडेशन पर किया गया। या आप देखेंगे तो अक्सर नेक्सस देखने को मिलता है राजनीति का क्या है, राजनीति का नौकरशाह माने गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके साथ क्या है अच्छे तालमेल देखने को मिलता है, नेक्सस या गठजोड़ देखने को मिलता है, जिससे बहुत बड़े स्तर पर क्या हो जाता है, चुनाव में धांधली होती है और बहुत भयानक स्तर का क्या है भ्रष्टाचार भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है समितियाँ, यहाँ पर उसका गठन का वर्ष और उसकी कुछ सिफारिशें। जैसे तारकुंडे समिति का गठन कब किया गया है, तो 1974 में। याद रहेगा तभी क्रोनोलॉजी लगा पाएंगे और तभी ग्रेजुएट लेवल का ऑफिसर लेवल का पेपर तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसे ही वन लाइनर पढ़ेंगे तो आप ऑफिसर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आज दिन ब दिन क्या है पैटर्न आप हूबहू आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। 10 क्वेश्चन 12 15 क्वेश्चन तो कथन कारण के आ रहे हैं, मैच दी फॉलोइंग तो भर के आ रहे हैं, 17 18 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको रटना पड़ेगा। तो तारकुंडे समिति 1974 में आई और इनकी सिफारिश क्या थी, तो 21 वर्ष से उम्र मतदान की घटा करके क्या है 18 वर्ष कर दी गई। दिनेश गोस्वामी समिति, तो पेपर में आएगा तारकुंडे समिति किससे संबंधित है, तो चुनाव सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, चुनाव में सुधार संबंधी है। कब गठित हुई, 1990 में। इनकी रिकमेंडेशन में क्या है, तो ईवीएम जो आज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल बेंगलुरु के द्वारा जो ईवीएम मशीनें बनाई गई हैं जिसमें आज इलेक्ट्रॉनिक वोट पड़ती है, ठीक है, तो इन्हीं के कहने पर उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। या वोटर आईडी का कॉन्सेप्ट भी इनके ही रिकमेंडेशन पे हुआ है। बोहरा समिति, आप देखोगे ना बोहरा समिति का मेंस में इतना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, हर जगह ही ये प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि भ्रष्टाचार हर जगह एक समस्या है और भ्रष्टाचार के लिए गठित जो समिति है और चुनाव में जो नेक्सस देखने को मिलता है वो कौन सी है, बोहरा समिति। तो बहुत बार सवाल वहाँ पर हम लोग मेंस में इसे यूज करते हैं। प्री में भी बहुत बार आता है, यही सीधे लिख के आता है कि इसका गठन कब हुआ और यह किससे संबंधित है, तो अपराधियों एवं नौकरशाहों के गठजोड़ की जांच करने के लिए। ठीक है, देखते नहीं है कि बहुत बड़े स्तर पर मास लेवल पर भ्रष्टाचार होता है। ठीक, इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन कब हुआ, तो 1998 में हुआ। सरकार द्वारा चुनाव का खर्चा, जानते हैं ये आज क्या है, आजकल पार्टियां अपना खर्चा अपने आप से वहन करती हैं ना, लेकिन भ्रष्टाचार कम करने के लिए क्या है, एक कॉन्सेप्ट ये भी है, आगे आप समझेंगे धीरे धीरे, कि अगर सरकार ही जैसे बीजेपी के सारे कैंडिडेट को लड़ने के लिए, कांग्रेस के सारे कैंडिडेट को लड़ने के लिए और आम आदमी पार्टी जितने भी पार्टी के लोग हैं उनको आम चुनाव में खड़े होने के लिए अगर उनके द्वारा खर्च किए गए पैसे का वहन भी कौन है, सरकारी खर्च, माने सरकारी खर्च पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो मनमानी जो लोग बहुत पैसा बहाते हैं उस पर क्या हो, अंकुश लग सकता है। समझ गए कि नहीं, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। बहरहाल के उससे क्या है, राजकोषीय घाटे का क्या है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो जाएगी। तो आप ये सुझाव भी देते हैं मेंस में और उसका ठीक है डिमेरिट भी लिख देते हैं। और तनख्वाह समिति, या इसे ही क्या कहते हैं, तनख्वाह समिति न आए अगर कोर समिति आए तो कोर 2010 में है, माने 2010 में है। चुनाव सुधार संबंधी यह भी समिति है। JS वर्मा समिति किससे संबंधित है, चुनाव संबंधी समिति है।
और यह ठीक है 2013 में आपराधिक कानूनों में संशोधन करने के लिए गठित किया गया था के संथानम समिति। के संथानम समिति ठीक है, इसके बारे में मैं सर्च किया तो सतर्कता आयुक्त का गठन करने के लिए 1964 में जो है इस माने ये समिति का गठन, एक जगह 98 आया तो मैं बहुत क्लियर नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने इसको डेट नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता निर्धारित करना, माने न्यूनतम अर्हता माने कक्षा 10 मान लीजिए, या इन पर कोई क्राइम का आरोप न लगा हो, माने एक न्यूनतम जो है अर्हता डिसाइड करने की बात किसने कहा, के संथानम समिति का रिकमेंडेशन है। के संथानम समिति ने इस बात का रिकमेंडेशन दिया है। अब देखो इसे आप, जैसे मैंने कुछ चीज़ें इसमें याद कर लिया है, ठीक है, तो आप चाहे याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तारकुंडे से टी, दिनेश गोस्वामी से डी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने याद किया था संथानम जो समिति है, ये वाली संथानम ही है जो बाद में आई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे बोहरा छोड़ दो क्योंकि अपराधियों और नौकरशाहों के गठजोड़ से संबंधित है पहली, तो इसे छोड़ करके जैसे यहाँ पर टीडीएस आप कहते हैं ना, टीडीएस कट रहा है, तो टीडीएस की जगह टीडीआई कह लो, तो इससे कम से कम 3 की क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी, तारकुंडे, दिनेश और इंद्रजीत गुप्ता। तो इस तरीके से कम कभी क्रोनोलॉजी मिलाने को आएगा तो ये सब आपको टेक्निक क्या है, बड़े एग्जाम में सॉल्व करने में बहुत मददगार होगी। तो आप टीडीएस की जगह क्या बोलो, टीडीआई, क्या बोलो, टीडीएस की जगह पे टीडीआई, तो आपको क्रोनोलॉजी लगा लेंगे। चलिए आगे आप देखिए, लास्ट जो है स्लाइड है, इसमें देखो आम चुनाव क्या होते हैं, जनरल इलेक्शन किसे कहते हैं, मिड टर्म या मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं, और उपचुनाव या इसे बाई इलेक्शन कहते हैं, ये क्या होते हैं। आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कहते हैं अगर कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात अगर चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभाओं का, कार्यकाल अगर 5 वर्ष पूर्ण हो जाए उसके पश्चात अगर नियमित चुनाव कराया जाता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कहते हैं। मध्यावधि या मिड टर्म जो इलेक्शन होते हैं उसे क्या कहते हैं, अगर 5 वर्ष के पूर्व अगर लोकसभा या विधानसभाओं को क्या कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है, तो उस दौरान आप पढ़ते हैं ना, हम आपको पढ़ा चुके हैं ना, जैसे लोकसभा को क्या है, लोकप्रिय सदन या निम्न सदन कहते हैं, ऐसे ही राज्य विधानसभाओं को भी लोकप्रिय सदन या निम्न सदन या अस्थायी सदन कहते हैं, या अस्थायी सदन। तो अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, इसीलिए अस्थायी है। तो अगर पूर्व टाइम पीरियड के पूर्ण होने के पूर्व अगर ठीक है लोकसभा या राज्य विधानसभाओं का भंग हो जाए तो उस ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो चुनाव होगा उसे मध्यावधि या मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसे मिड टर्म इलेक्शन के बाद जो भी लोकसभा या विधानसभा का जो भी निर्वाचन या गठन होगा तो वो उस तारीख से क्या है, अगले 5 वर्ष के लिए चुनी जाएगी। ये नहीं कि जो शेष कार्यकाल है, जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल था, 2 वर्ष के बाद डिजॉल्व हो गई, बचा वर्ष कितने कार्यकाल के 3 वर्ष। तो ऐसा नहीं है कि जो मिड टर्म इलेक्शन होगा उससे जो सरकार बनेगी वो 3 वर्ष रहेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अगले 5 वर्ष के लिए होगी। यही सब बारीकियां पूछी जाती हैं, ध्यान से सुनना। और बाई इलेक्शन की बात कर लीजिए, तो बाई इलेक्शन या उपचुनाव का मतलब ये होता है कि अगर कोई कैंडिडेट पूरा भंग न हो बल्कि किसी कैंडिडेट का क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या रिक्त हो जाए, या कोई निहर्त, अभी आपने डिस्क्वालीफाई देखा ना 103 अनुच्छेद 103 और 192 के तहत अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उसका पद जब रिक्त हो जाएगा तो वहाँ पर जो चुनाव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बाई इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, उपचुनाव कहा जाता है। और इस प्रकार जो उपचुनाव होता है
उस उपचुनाव के दौरान जो भी सदस्य निर्वाचित होता है वह जिसका भी पद रिक्त था उसका जो बचा हुआ कार्यकाल था, जैसे वो 5 साल के लिए निर्वाचित हुआ था लेकिन वो 2 साल बाद मर गया, बचा उसका कार्यकाल 3 वर्ष, तो जो भी निर्वाचित बाई इलेक्शन में होगा व्यक्ति वो 3 वर्ष के लिए विधायक या सांसद बनेगा। समझ गए ना? ठीक है। तो जैसे अक्सर आप देखते हैं कि एक ही व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़ लेता है, तो दोनों जगह से अगर जीत जाता है तो एक जगह से वो माने इस्तीफा देता है, वहाँ से पद रिक्त कर देता है, तो वहाँ पर बाई इलेक्शन होगा, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा। ये व्यवहारिक है, एकदम जानते रहिएगा। ठीक, आगे देखिएगा यूनिक पॉइंट का तात्पर्य आप समझ पाते होंगे कि बिना विकल्प के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। रट लो आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वनडे में यही सब सवाल भर के आते हैं। तो 1952 में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। और अगला देखिएगा, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तारकुंडे समिति के रिकमेंडेशन पे कब किया गया? तो 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। ये डेट दोनों रटे रहेगा, अमेंडमेंट भी रटे रहेगा और डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 61 माने 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अगला देखिएगा, भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो माने सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती BS रमा देवी थी। ये बहुत बार सवाल आया है 1990 में, 1990 में। और ये क्या थी? कार्यवाहक थी। क्या थी? कार्यवाहक माने उनका पद, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका पद रिक्त रहा होगा तो उस समय तत्काल की स्थिति को संभालने के लिए कार्यवाहक। तो पहली कार्यवाहक भी यही हैं और पहली मुख्य न्यायाधीश भी यही हैं और पहली मुख्य महिला कार्यवाहक भी यही हैं। समझ गए कि रमा देवी 1990 में। और सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? तो TN शेषन। कौन थे? TN शेषन। TN शेषन को क्या है, मेंस में एथिक्स पेपर 4 में बहुत बार इनका जिक्र हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, ऐसे ऑफिसर हैं जो दूसरे के लिए क्या है, रोल मॉडल हैं। अर्थात इन्होंने ही क्या है, TN शेषन के द्वारा ही क्या है, व्यापक स्तर पर धुआंधार जिसे कहते हैं, ठीक है, आचार संहिता का एकदम धड़ल्ले से इम्प्लीमेंट किया गया था। वो मतलब किसी राजनीतिक पार्टी को सेठते नहीं थे TN शेषन। ठीक है, इसीलिए क्या है, ब्यूरोक्रेट्स में ये एक रोल मॉडल हैं लोगों के। ठीक है, ये कहते थे कि ऐसी राजनीतिक पार्टियां हमारे ब्रेकफास्ट में, हमारे नाश्ते में आती हैं, माने किसी से डरते नहीं थे। बहुत महान जो है ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं TN शेषन जी। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे देखिएगा, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव, मैंने बता दिया स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। बाकी देश के सारे चुनाव किससे कराए जाते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें मैं समझा पाता हूँ और इस तरीके से आप देखेंगे कि मुश्किल से 4 से 5 लेक्चर और हैं और आपकी पॉलिटी कंप्लीट सीक्वेंस में कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, बेहतरीन फैक्ट के साथ जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जल्द ही हम जो है RO PCS और अन्य सभी एग्जाम में 360 अप्रोच के साथ क्या है, हिंदी पढ़ाएंगे। ओके, तो आज के लिए यहाँ रुकते हैं। थैंक यू।